नमस्कार। आज हम हरियाणा शिक्षा बोर्ड के जनवरी 2026 स्पेशल इम्प्रूवमेंट एग्जाम के अर्थशास्त्र के पेपर को हल करेंगे। तो ध्यान से सुने और हर कॉन्सेप्ट को साफ करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला खंड है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, एक एक करके न देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अपवाद है? और विकल्प हैं ए राष्ट्रीय आय, बी उपभोक्ता, सी समग्र मांग, डी मांग का सिद्धांत। और इसका सही उत्तर है ए राष्ट्रीय आय। पर ऐसा क्यों है? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से ही पता चलता है, व्यष्टि यानी बहुत छोटी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की स्टडी करता है, जैसे एक उपभोक्ता या एक कंपनी। बिल्कुल। जबकि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, वो तो पूरे देश की आय है, वो एक बहुत बड़ा पैमाना है। तो वो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय हुआ। एग्जैक्टली, वो पूरे जंगल की बात है, एक पेड़ की नहीं। ठीक है, ये तो साफ हो गया। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। दुर्लभता एक ऐसी स्थिति है जब साधनों की पूर्ति हो। ए मांग से अधिक, बी मांग के बराबर, सी मांग से कम, डी इनमें से कोई नहीं। ये तो अर्थशास्त्र का मूल सवाल है। हाँ, और इसका जवाब है सी मांग से कम। सही। अर्थशास्त्र की पूरी कहानी ही यहीं से शुरू होती है। दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी। इसका सीधा मतलब है कि हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, वो तो असीमित है। हाँ, पर उन्हें पूरा करने वाले जो संसाधन हैं, जैसे पैसा, समय, वो सब सीमित हैं। मतलब उनकी पूर्ति हमेशा मांग से कम रहती है। और इसीलिए हमें चुनाव करना पड़ता है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सामान्यतः एपी और एमपी दोनों वक्र होते हैं और विकल्प हैं ए यू आकार, बी उल्टा यू आकार, सी क्षैतिज, डी अनिश्चित। ये तो प्रोडक्शन से जुड़ा सवाल है। और इसका सही उत्तर है बी उल्टा यू आकार यानी इनवर्सली यू शेप। हाँ, और ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से होता है। मतलब शुरू में उत्पादन तेजी से बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। सही पकड़ा। शुरू में जब आप एक नया साधन लगाते हैं तो उत्पादन बढ़ते प्रतिफल के साथ बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो घटते प्रतिफल के कारण गिरने लगता है। इसीलिए औसत उत्पाद यानी एपी और सीमांत उत्पाद यानी एमपी दोनों के वक्र पहले ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, एक उल्टे यू की तरह। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 4, सही समीकरण चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछ रहा है। हाँ, और सही समीकरण है CMR = डेल्टा TR बटे डेल्टा Q। बिल्कुल सही। MR यानी सीमांत आगम। इसका मतलब है कि एक और एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आपकी कुल कमाई में कितना बदलाव आया। तो डेल्टा TR का मतलब हुआ कुल आगम में परिवर्तन। हाँ, और डेल्टा Q का मतलब मात्रा में परिवर्तन। तो कुल आगम में हुए बदलाव को जब मात्रा में हुए बदलाव से भाग देते हैं तो हमें सीमांत आगम मिल जाता है। बहुत अच्छे। अब प्रश्न 5, यदि पूर्ति वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है और वो एक सीधी रेखा है तो लोच होगी। ये सप्लाई की लोच का ज्यामितीय सवाल है। हाँ, और विकल्प है ए इकाई से अधिक, बी इकाई के बराबर, सी इकाई से कम, डी 0। इसका एक सीधा नियम है। और सही उत्तर है बी इकाई के बराबर यानी ES = 1। हाँ, ये पूर्ति की लोच को मापने की ज्यामितीय विधि का एक नियम है। अगर कोई भी सीधी सप्लाई लाइन ओरिजिन यानी मूल बिंदु से शुरू होती है तो उस लाइन के हर पॉइंट पर लोच हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये पहले 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब अगले 5 पर आते हैं। चलिए। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दीर्घकाल में कमाती है। ए सामान्य लाभ, बी असामान्य लाभ, सी हानि, डी इनमें से कोई नहीं। ये बड़ा क्लासिक सवाल है। और इसका उत्तर है ए सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, और इसकी वजह है पूर्ण प्रतियोगिता की एक खास विशेषता। कौन सी? फर्मों के आने जाने की पूरी आजादी, मतलब फ्री एंट्री और एग्जिट। अच्छा, तो अगर कोई फर्म असामान्य लाभ यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो उसे देखकर नई फर्में बाजार में आ जाएंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, कीमत कम हो जाएगी और लाभ वापस सामान्य स्तर पर आ जाएगा। और अगर हानि हो रही हो तो कुछ फर्में बाजार छोड़कर चली जाएंगी, सप्लाई कम होगी, कीमत बढ़ेगी और बची हुई फर्में वापस सामान्य लाभ पर आ जाएंगी। समझ गए। अब अगला सवाल, प्रश्न 7, उत्पादन संभावना वक्र यानी PPC का ढलान को दर्शाता है। ये फिल इन द ब्लैंक है। ये अवसर लागत से जुड़ा है। हाँ, और इसका उत्तर है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिल्कुल।
पीपीसी का जो ढलान है वो हमें यही बताता है कि अगर हमें एक चीज की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है तो उसके लिए दूसरी चीज की कितनी यूनिट्स का त्याग करना पड़ेगा। और इसी त्याग को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सही। अगला सवाल प्रश्न 8 सामान्य लाभ की अवस्था में होता है। यह पिछले सवाल से ही जुड़ा है। हाँ, इसका उत्तर है TR इज इक्वल टू TC, यानी कुल आगम बराबर है कुल लागत के। सामान्य लाभ का मतलब यही है कि फर्म बस अपनी सारी लागतें निकाल पा रही है, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट या लॉस नहीं। हाँ, जितना कमाया उतना ही खर्च हो गया। इसलिए टोटल रेवेन्यू TR और टोटल कॉस्ट TC बराबर होते हैं। ठीक है। प्रश्न 9 वह कीमत जिस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है कहलाती है। यह तो बाजार का सबसे जरूरी पॉइंट है और जवाब है संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। हाँ, संतुलन कीमत वो मैजिक पॉइंट है जहां खरीदार जितना खरीदना चाहते हैं बेचने वाले ठीक उतना ही बेचने को तैयार होते हैं। मतलब बाजार में न तो सामान की कमी है न ही सामान ज्यादा है। बिल्कुल, एकदम बैलेंस। अब आते हैं प्रश्न 10 पर। यह अभिकथन और तर्क वाला सवाल है। अभिकथन ए है सीलिंग प्राइस संतुलन कीमत से कम निर्धारित की जाती है और तर्क आर है फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य संतुलन कीमत से अधिक निर्धारित की जाती है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? इसमें सही विकल्प होगा बी कि अभिकथन ए और तर्क आर दोनों अपनी अपनी जगह पर सच हैं। लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नीतियां हैं। सीलिंग प्राइस उपभोक्ताओं को बचाने के लिए होती है, जैसे किराए पर कैप लगाना। ये संतुलन से नीचे होती है। और फ्लोर प्राइस? वो उत्पादकों को बचाने के लिए होती है, जैसे किसानों के लिए MSP, और ये संतुलन कीमत से ऊपर होती है। तो दोनों सही हैं, पर एक दूसरे का कारण नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं खंड 3 पर, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला सवाल, प्रश्न 11 व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ये तो हम शुरू में ही बात कर रहे थे। हाँ, इसे एक तालिका के रूप में देखते हैं। पहला आधार है अध्ययन का क्षेत्र, तो व्यष्टि में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है और समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। दूसरा आधार है उद्देश्य। व्यष्टि का उद्देश्य है संसाधनों का कुशल आवंटन और समष्टि का उद्देश्य है पूर्ण रोजगार और विकास। तीसरा आधार मुख्य उपकरण, व्यष्टि में मांग और पूर्ति और समष्टि में समग्र मांग और समग्र पूर्ति। और आखिरी अन्य नाम, व्यष्टि को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं और समष्टि को आय और रोजगार सिद्धांत। संक्षेप में कहें तो व्यष्टि पेड़ है और समष्टि पूरा जंगल। बहुत अच्छे से समझाया। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 12 औसत लागत AC और सीमांत लागत MC में संबंध समझाइए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला क्या है? पहला, जब तक औसत लागत AC गिर रही होती है तब तक सीमांत लागत MC उससे कम होती है, यानी MC AC। ओके। और दूसरा? दूसरा, जब AC अपने सबसे निचले यानी न्यूनतम बिंदु पर होती है तब MC और AC बराबर हो जाती हैं। MC वक्र AC को उसके न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता है। MC = AC। ठीक है। और तीसरा? और तीसरा, जब AC बढ़ना शुरू करती है तो MC उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है और उसके ऊपर निकल जाती है, यानी MC AC। अगर इसे एक चित्र में देखें तो चित्र में दोनों AC और MC वक्र U आकार के होते हैं। शुरू में दोनों गिरते हैं, पर MC ज्यादा तेजी से गिरता है और AC के नीचे रहता है। फिर MC AC को उसके सबसे निचले पॉइंट पर काटता है और फिर AC से ऊपर चला जाता है। बिल्कुल साफ हो गया। अब आते हैं खंड 4 पर, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 13 कारक के घटते प्रतिफल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की व्याख्या करें। यह नियम कहता है कि जब उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक परिवर्तनशील साधन के इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा के बाद उस साधन का सीमांत उत्पाद MP घटने लगता है। हाँ, बिल्कुल। इसे एक तालिका से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ भूमि है जो कि स्थिर साधन है और हम उस पर मजदूर लगा रहे हैं जो परिवर्तनशील साधन है। हाँ, तो तालिका में देखिए, जब पहला मजदूर लगाया तो कुल उत्पाद TP 10 था। जब दूसरा लगाया तो TP बढ़कर 25 हो गया। तो यहाँ सीमांत उत्पाद यानी MP 15 हो गया। ये तो बढ़ रहा है। हाँ, ये बढ़ते प्रतिफल की अवस्था है। लेकिन अब देखिए, जब तीसरा मजदूर लगाया तो TP 35 हुआ, यानी MP घटकर 10 रह गया। और चौथे मजदूर पर TP 40 हुआ तो MP और घटकर 5 रह गया। बस
यही घटते प्रतिफल का नियम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थिर साधन यानी जमीन पर परिवर्तनशील साधन यानी मजदूरों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न 14। मांग में स्थिर रहते हुए पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत और मात्रा पर प्रभाव दर्शाइए। इसके दो हिस्से होंगे, एक जब पूर्ति बढ़ती है और दूसरा जब पूर्ति कम होती है। तो पहले देखते हैं पूर्ति में वृद्धि। जब पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है। हाँ, और इसका नतीजा क्या होता है? बाजार में सामान ज्यादा हो जाता है, जिससे संतुलन कीमत गिर जाती है और संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब इसका उल्टा सोचिए। दूसरा भाग, पूर्ति में कमी। जब पूर्ति कम होती है तो पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है और तब बाजार में सामान की कमी हो जाती है, जिससे संतुलन कीमत बढ़ जाती है और संतुलन मात्रा कम हो जाती है। अगर इससे रेखा चित्र में देखें तो जब सप्लाई कर्व S से S1 पर यानी दाईं ओर शिफ्ट होता है तो नया संतुलन E1 पर बनता है। आप देखेंगे कि कीमत P से गिरकर B1 हो गई और मात्रा Q से बढ़कर Q1 हो गई। ठीक है, अब आते हैं खंड 5 पर। यहाँ एक संख्यात्मक प्रश्न है। X वस्तु की संतुलन कीमत और मात्रा ज्ञात करें, जहाँ QD बराबर 210P और QS बराबर 50 + 5P है। ये बहुत सीधा सवाल है। बस एक शर्त याद रखनी है। क्या? संतुलन की स्थिति में मांग मात्रा QD और पूर्ति मात्रा QS बराबर होती हैं। तो हम इन दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे। 210P बराबर 50 + 5P। हाँ, अब इसे हल करें। 200 में से 50 घटाएंगे तो 150 बचेगा और 5P में 10P जोड़ेंगे तो 15P हो जाएगा। तो 150 बराबर 15P, यानी P बराबर 150 को 15 से भाग देंगे तो 10 आएगा। बिल्कुल। तो हमारी संतुलन कीमत है 10 रुपए। और अब मात्रा निकालने के लिए इस P के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। हाँ, चलिए मांग वाले में रखते हैं। Q बराबर 200 10 गुणा 10। तो 200 100 यानी 100, संतुलन मात्रा 100 इकाइयां हैं। सही जवाब। इस सवाल में एक विकल्प भी है, एक केस स्टडी। दिल्ली NCR में प्रदूषण और एयर प्यूरिफायर बाजार। ये बड़ा दिलचस्प और प्रैक्टिकल सवाल है। तो इसका विश्लेषण क्या होगा? प्रदूषण की वजह से लोगों में एयर प्यूरिफायर को लेकर प्राथमिकता बढ़ेगी। हाँ, लोगों की रुचि और प्राथमिकता बढ़ जाएगी। तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। बिल्कुल। और जब मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा तो नया संतुलन बिंदु ऊपर की ओर बनेगा, जिससे एयर प्यूरिफायर की संतुलन कीमत और बिक्री की मात्रा दोनों बढ़ जाएंगी। एकदम सही। ये मांग के निर्धारकों का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है 15। तटस्थता वक्रों इंडिफरेंस कर्व्स की विशेषताएं बताइए। इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाले होते हैं। हाँ, क्योंकि संतुष्टि का स्तर समान रखने के लिए अगर आप एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरी की घटानी पड़ती है। ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम की वजह से होता है। यह कभी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि एक वक्र संतुष्टि के एक ही स्तर को दिखाता है। अगर 2 वक्र काटेंगे तो इसका मतलब होगा कि एक ही बिंदु पर संतुष्टि के 2 अलग-अलग स्तर हैं, जो संभव नहीं है। और चौथी विशेषता, ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। हाँ, क्योंकि ऊंचे वक्र का मतलब है कि उपभोक्ता के पास दोनों वस्तुओं की ज्यादा मात्रा है, जिससे उसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। तो अब बात करते हैं बजट रेखा यानी बजट लाइन की। स्रोत में इसे तालिका की मदद से समझाने को कहा गया है। जी। तो ये बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा आपकी आर्थिक हकीकत की वो लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा, वाह। ये उन सभी संभव कॉम्बिनेशंस को दिखाने वाली एक सीधी रेखा है जिन्हें आप अपनी दी हुई आमदनी और बाजार की कीमतों पर खरीद सकते हैं। इसका एक सीधा सा गणितीय सूत्र भी है। क्या है वो? P1 गुणा X1 प्लस P2 गुणा X2 बराबर M। अच्छा, मतलब पहली चीज की कीमत गुणा उसकी मात्रा प्लस दूसरी चीज की कीमत गुणा उसकी मात्रा आपकी कुल आमदनी यानी इनकम के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए स्रोत वाले उदाहरण से इसे समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए आपकी कुल आमदनी M 20 रुपए है। आप 2 चीजें खरीदना चाहते हैं, वस्तु X जिसकी कीमत PX 5 रुपए है और वस्तु Y जिसकी कीमत PY 2 रुपए है। ठीक है, तो मेरी जेब में 20 रुपए हैं। हाँ। अब मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ? एक तो ये हो सकता है कि मैं सारे पैसे सिर्फ वस्तु X पर खर्च कर दूं, तो 20 रुपए में 5 रुपए वाली 4X आ जाएंगी।
यानी एक पैकेज हुआ 4x 0y। सही। ये आपकी बजट रेखा का एक कोना है। अब दूसरा कोना सोचिए। अगर आप सारे पैसे सिर्फ वस्तु Y पर खर्च करें तो 20 रुपए में 2 रुपए वाली 10y आ जाएंगी। तो दूसरा पैकेज हुआ 0x 10y। बहुत बढ़िया। ये आपकी बजट रेखा के दो छोर है, लेकिन आप बीच का रास्ता भी अपना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत की तालिका में एक और संयोग दिखाया गया है जहां आप दोनों चीजें खरीदते हैं। हाँ, मान लीजिए मैं वस्तु x की 2 इकाइयां खरीदता हूं, तो मेरा खर्च हुआ 2 गुणा 5 रुपए यानी 10 रुपए। अब मेरे पास 10 रुपए और बचे, और उन बचे हुए 10 रुपए से आप 2 रुपए वाली वस्तु Y की 5 इकाइयां खरीद सकती हैं। खरीद सकता हूं। हाँ, खरीद सकते हैं। तो एक और पैकेज बन गया 2x 5y। यहां भी आपका कुल खर्च 10 + 10 यानी 20 रुपीज ही है। तो हमारे पास 3 बिंदु आ गए, 4,0, 0,10 और 2,5। जब हम इन्हें ग्राफ पर जोड़ते हैं तो हमें एक सीधी ढलान वाली रेखा मिलती है। तो यही है बजट रेखा। जी हाँ, यही आपकी बजट रेखा है। चलिए अब आखिरी खंड पर आते हैं, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 16, तालिका और रेखाचित्र के द्वारा कुल व्यय और मांग की कीमत लोच के बीच संबंध बताइए। ये प्रोफ मार्शल की कुल व्यय विधि है। इसके अनुसार 3 स्थितियां होती हैं। इसमें कीमत के बदलने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है, बदलता नहीं। और तीसरी, इकाई से कम लोचदार मांग यानी ED1। इसमें कीमत और कुल व्यय में सीधा संबंध होता है। जब कीमत गिरती है तो कुल खर्च भी घट जाता है। तालिका में भी यही दिखाया गया है। जब कीमत 4 से 2 हुई तो कुल व्यय 40 से 80 हो गया। ये ED1 का उदाहरण है। जब कीमत 2 से 1 हुई तो कुल व्यय 80 पर ही स्थिर रहा। ये ED=1 है। और जब कीमत 1 से 0.5 हुई तो कुल व्यय 80 से 50 हो गया यानी घट गया। और ये ED1 का उदाहरण है। इसी सवाल में एक और विकल्प है। प्रश्न है, मांग का नियम क्या है? यह नियम क्यों लागू होता है? यह अर्थशास्त्र के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। बिल्कुल। और इसके लागू होने के कई कारण हैं। जैसे पहला है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। हाँ, मतलब जैसे जैसे आप कोई चीज ज्यादा खरीदते हैं, उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है, इसलिए आप कम कीमत पर ही ज्यादा खरीदेंगे। दूसरा है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। मतलब कीमत घटने से आपकी खरीदने की शक्ति, आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी जब कोई वस्तु सस्ती होती है तो वो अपने विकल्पों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो जाती है। और भी कारण हैं जैसे उपभोक्ता समूह का आकार और विभिन्न उपयोग। हाँ, कीमत कम होने से नए खरीदार भी बाजार में आ जाते हैं। ठीक है, अब इस पेपर का आखिरी सवाल, प्रश्न 17, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की सीमांत विधि की व्याख्या करें। इसमें संतुलन की 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है MR=MC, यानी सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। और दूसरी शर्त है कि MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटें। ठीक है। और अल्पकाल में फर्म की 3 स्थितियां हो सकती हैं। हाँ, पहली है असामान्य लाभ यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये तब होता है जब औसत आगम यानी AR औसत लागत यानी AC से ज्यादा हो। AR is greater than AC। दूसरी है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। ये तब होता है जब AR और AC बराबर होते हैं। AR is equals to AC। और तीसरी है न्यूनतम हानि, मिनिमम लॉस। ये तब होती है जब AR AC से कम होता है लेकिन औसत परिवर्तनशील लागत यानी AVC से ज्यादा या बराबर होता है। इस स्थिति में भी फर्म उत्पादन जारी रखती है ना? हाँ, जब तक उसे अपनी वेरिएबल कॉस्ट मिल रही है वो उत्पादन जारी रखेगी ताकि अपनी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट वसूल कर सके। इस प्रश्न में भी एक विकल्प है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहली विशेषता है क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या। इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी, समरूप वस्तु, मतलब सभी विक्रेताओं का उत्पाद बिल्कुल एक जैसा है, कोई अंतर नहीं। तीसरी, फर्म कीमत स्वीकारक होती है, उसे बाजार द्वारा तय की गई कीमत को ही मानना पड़ता है। चौथी, प्रवेश और छोड़ने की स्वतंत्रता, जिसकी वजह से दीर्घ काल में सिर्फ सामान्य लाभ ही मिलता है। पांचवी, पूर्ण ज्ञान,
परफेक्ट नॉलेज, मतलब खरीदारों और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी है। और आखिरी है परिवहन लागत का अभाव, ये सभी विशेषताएं मिलकर एक आदर्श बाजार बनाती हैं, जो असल दुनिया में मिलना मुश्किल है। यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का यह विश्लेषण समाप्त होता है। इस प्रश्न पत्र की सामग्री को छात्र हित में उपलब्ध कराने के लिए हम मुकेश कुमार जैन जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र का धन्यवाद करते हैं।